अक्सर हम ऐसी खबरें पढ़ते हैं ना, किसी नई चमत्कारी दवा के बारे में जो बहुत उम्मीदें जगाती हैं, पर फिर पता चलता है कि वो तो अभी भी हमसे सालों दूर है। कभी सोचा है कि ये जो बड़ी बड़ी मेडिकल खोजें हैं, ये बीच में ही क्यों अटक जाती हैं? आज हम इसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्लिनिकल ट्रायल यानी जब किसी नई दवा को इंसानों पर टेस्ट किया जाता है तो उसके फेल होने का सबसे बड़ा कारण आखिर होता क्या है। क्या ये विज्ञान की कोई कमी है या फिर पैसे कम पड़ जाते हैं या शायद कुछ और ही है? इसका जवाब सच कहूं तो शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। ये विज्ञान नहीं है, ये है सही लोगों को ढूंढना। जी हां, आपने सही सुना। मेडिकल तरक्की के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट आती है वो अक्सर इंसानों से ही जुड़ी होती है। वो लोग जो इन ट्रायल्स का हिस्सा बनते हैं। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, ये एक तरह का छुपा हुआ संकट है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, पर ये मेडिकल प्रोग्रेस की रफ्तार को धीमा कर रहा है। चलिए देखते हैं कि सही वॉलंटियर्स न मिल पाने का असर कितना गहरा और कितना बड़ा होता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 80%। ये आंकड़ा सच में हैरान करने वाला है। एक अंदाजे के मुताबिक करीब 80% क्लिनिकल ट्रायल्स को समय पर उतने लोग ही नहीं मिल पाते जितनों की जरूरत होती है। मतलब हर 5 में से 4 स्टडीज, सोचिए, सिर्फ इसलिए रुक जाती हैं क्योंकि उन्हें जरूरी वॉलंटियर्स नहीं मिल पाते। और जब ऐसा होता है तो वो स्टडी अपने असली सवाल का जवाब दे ही नहीं पाती। और इस नाकामी के नतीजे बहुत गंभीर होते हैं। पहली बात, रिसर्चर्स को अपने सवाल का जवाब नहीं मिलता। दूसरी, करोड़ों रुपए और बेशकीमती वक्त सब बर्बाद हो जाता है। और सबसे बड़ी, सबसे चिंता की बात तो ये है कि जिन लोगों ने हिस्सा लिया था उन्हें बिना किसी नतीजे के एक जोखिम में डाला गया, और अंत में हम सबकी उम्मीद यानी मेडिकल तरक्की वहीं के वहीं रुक जाती है। तो फिर इसका हल क्या है? समाधान का पहला हिस्सा है सही टीम की तलाश करना। क्लिनिकल ट्रायल के लिए लोगों को भर्ती करना बिल्कुल एक मजबूत टीम बनाने जैसा है। एक ऐसी टीम जो विज्ञान को एक कदम आगे ले जाने में मदद करेगी। ये पूरी प्रक्रिया ना बहुत सोच समझ कर की जाती है। मान लीजिए रिसर्चर्स अल्जाइमर की एक नई दवा पर काम कर रहे हैं, तो पहला कदम होगा मकसद तय करना, यानी उन लोगों को ढूंढना जिन्हें ये बीमारी है। फिर दूसरा कदम है ये पक्का करना कि टीम में अलग अलग तरह के लोग शामिल हों, ताकि पता चले कि दवा सब पर काम करती है या नहीं। और तीसरा, निष्पक्ष मानदंड बनाना, मतलब किसी को उनकी उम्र या जेंडर की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ बीमारी से जुड़े कारणों के आधार पर ही चुना जाएगा। लेकिन बात सिर्फ सही लोगों को ढूंढने पर खत्म नहीं हो जाती। उन्हें इस सफर में शामिल करने का एक नैतिक तरीका भी है जो बहुत जरूरी है, और इसके लिए बहुत सख्त नियम हैं जो वॉलंटियर्स की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हैं। इसकी नींव रखी गई थी 1979 की बेलमोंट रिपोर्ट से। इसने इंसानों पर होने वाली किसी भी रिसर्च के लिए 3 बड़े सिद्धांत दिए। पहला, व्यक्तियों का सम्मान, मतलब हर किसी को अपनी मर्जी से फैसला लेने का हक है। दूसरा, परोपकार, यानी फायदा ज्यादा हो और नुकसान कम से कम। और तीसरा, न्याय, मतलब ये तय करने में कोई भेदभाव न हो कि रिसर्च में कौन हिस्सा लेगा। ये जो न्याय का सिद्धांत है ना, ये एक बहुत जरूरी बात कहता है। जैसा कि यहाँ लिखा है, रिसर्च में ऐसे ग्रुप के लोगों को शामिल नहीं करना चाहिए जिन्हें बाद में उस रिसर्च के नतीजों से कोई फायदा ही न मिले। आसान भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि आप किसी दवा का टेस्ट सिर्फ एक खास तबके पर नहीं कर सकते अगर बाद में वो दवा इतनी महंगी हो कि वो उसे खरीद ही न सकें। यही असली निष्पक्षता है। तो ये सब होता कैसे है? कौन नजर रखता है इस पर? इसके लिए खास बोर्ड होता है, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड या IRB। भर्ती से जुड़ी हर चीज, चाहे वो कोई विज्ञापन हो या कोई पोस्टर, उससे पहले इस बोर्ड से मंजूरी लेनी पड़ती है। और ये सिर्फ कोई कागजी कार्रवाई नहीं है, ये एक बहुत जरूरी चेक पॉइंट है, ताकि ये पक्का हो सके कि लोगों तक पहुंचने वाली जानकारी सच्ची, सुरक्षित और निष्पक्ष हो। IRB इस बात पर बहुत गौर करता है कि भाषा कैसी इस्तेमाल हो रही है। जैसे नया इलाज जैसा दावा करना गुमराह कर सकता है। इसकी जगह जांच संबंधी उपचार कहना ज्यादा सही और ईमानदार है। या फिर मुफ्त इलाज की जगह ये कहना कि स्टडी से जुड़ी देखभाल का कोई चार्ज नहीं लगेगा। किसी पक्के नतीजे का झूठा वादा करने के बजाय स्टडी का असली मकसद क्या है, ये समझाया जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए सही टीम मिल भी गई,
पर क्या काम यहीं खत्म हो गया? नहीं, अब असली चुनौती शुरू होती है टीम को एक साथ बनाए रखने की, जिसे कहते हैं रिटेंशन। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। भर्ती तो बस किसी को दरवाजे के अंदर ले आती है, लेकिन रिटेंशन ये पक्का करता है कि वो अपना सफर पूरा करे। अगर लोग बीच में ही स्टडी छोड़कर चले जाते हैं तो सारा डेटा अधूरा रह जाता है और पूरी की पूरी मेहनत बेकार हो सकती है। तो इसके लिए रिसर्चर्स क्या करते हैं? वो कई बहुत ही मानवीय तरीके अपनाते हैं। ये सब सम्मान और एक भरोसे का रिश्ता बनाने के बारे में है। जैसे पार्टिसिपेंट्स के साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाना, उनके वक्त की इज्जत करना, उन्हें रिमाइंडर्स भेजना, आने जाने में मदद करना और लगातार उनके संपर्क में रहना। लेकिन हाँ, उनकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखते हुए। अच्छा, अब बात करते हैं इंसेंटिव्स की, यानी कि प्रोत्साहनों की। यहाँ भी आईआरबी बहुत ध्यान से हर चीज को देखता है। मकसद ये है कि कोई भी सिर्फ पैसों के लालच में आकर किसी जोखिम भरे ट्रायल का हिस्सा न बन जाए। इसलिए पैसों की रकम इतनी नहीं हो सकती कि वो एक तरह का दबाव बन जाए, बल्कि वो उनके समय और मेहनत का एक मुआवजा होना चाहिए। और भुगतान भी किश्तों में होता है, एक साथ अंत में नहीं। इन सब बातों से हम एक बहुत ही जरूरी नतीजे पर पहुंचते हैं, और वो है एक प्रतिभागी की असली शक्ति। अब हमें अपनी सोच को थोड़ा बदलने की जरूरत है। जो लोग क्लिनिकल स्टडी में हिस्सा लेते हैं वो सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं हैं, वो खोज में भागीदार हैं, पार्टनर्स इन डिस्कवरी। ये एक टीम वर्क है जहां रिसर्चर्स और पार्टिसिपेंट्स दोनों मिलकर विज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। और आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रही हैं। क्या पता अगली बड़ी मेडिकल खोज एक ऐसे ही पार्टनर पर निर्भर हो? शायद कोई ऐसा जो अभी ये बातें सुन रहा हो